4 जनवरी 1989 एक जुए में गेम हारने के बाद वो अपना सारा गुस्सा जुनको पे निकालने का फैसला करते हैं। वेलकम बैक टू जुनको स्टोरी पार्ट 2। ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये पहले जितनी दर्दनाक थी, अब जो मैं आपको बताने और सुनाने जा रही हूँ उससे आपकी रूह कांप सकती है। ये चारों पहले डिसाइड करके जुआ खेलने जाते हैं और फिर बाद में जब जुए में हार जाते हैं तो फैसला करते हैं कि घर जाके अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन, सारा गुस्सा जुनको पे निकालेंगे। घर पहुंचने के बाद ये लोग एक नया तरीका निकालते हैं जुनको को टॉर्चर करने का। एक कैंडल को जला के उनकी मोम जुनको के फेस पे टपकाते हैं। जब उससे भी उनका दिल नहीं भरता तो उसकी आंखों पे तो छोटी छोटी मोमबत्तियां रखते हैं और उसे खुद का यूरिन पीने पे फोर्स करते हैं। जब वो ये नहीं कर पाती तो उसे जोर से लात मारते हैं और जाके वो एक स्टेरियो यूनिट पे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसे मिर्गी जैसे झटके आने लगते हैं। जब भी वो जुनको को मारते थे तो उनके हाथों में खून लग जाता था, लेकिन इस बार अपने हाथों को खून से बचाने के लिए वो अपने हाथों पे पहले प्लास्टिक बैग चढ़ाते हैं। फिर उसके बाद जुनको को सब बारी बारी मुक्के पे मुक्के मारते हैं फेस पे, और उसका फेस बुरी तरीके से सूज जाता है और ब्लीडिंग होने लग जाती है। फिर जब उससे भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है तो एक आयरन बॉल को उठा के बार बार उसके एब्डोमिनल एरिया पे हाइट से पटका जाता है और बाद में जुनको को बीच में लटा के चारों आसपास उसके घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और इधर से एक किक आती है आयरन बॉल की जो उसके फेस पे लगती है, दूसरी किक आती है आयरन बॉल की जो उसके फेस पे लगती है। उसको बीच में सेंटर पॉइंट रख के आयरन बॉल से फुटबॉल खेलते थे और उसके फेस को गोल स्पॉट बना रखा था। जब इससे भी उनका दिल नहीं भरता है, मियानो जो 18 साल का था वो लाइटर फोड़ता है और लाइटर की फ्लूइड को जुनको के ऊपर गिरा देता है, फिर उसे आग लगा देता है। जब इन सब से भी उसका दिल नहीं भरता तो मियानो जो 18 साल का था वो लाइटर का फ्लूइड जुनको के ऊपर गिरा देता है और उसे आग लगा देता है। वो बचने की बहुत नाकाम कोशिश करती है और ये सब 2 घंटे चलता रहता है। जब वो अपने आप को बचा नहीं पाती, वो आग नहीं बुझा पाती, तो सुबह 10 बजे उसकी मौत हो जाती है। उनको की मौत को अभी 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि मिनातो का भाई उसे कॉल करता है और उसे पूरी खबर देता है कि शायद उनको मर चुकी है, क्योंकि उन्होंने उसे जला दिया था। पुलिस के डर से बचने के लिए ये लोग जुनको की लाश को एक ब्लैंकेट में लपेटते हैं, फिर एक ट्रैवल बैग में डालते हैं और इनके रूम में एक आयरन ड्रम पड़ा था। फिर उस ट्रैवल बैग को आयरन ड्रम में डालकर गीले कंक्रीट यानी गीले सीमेंट से भर देते हैं। 5 जनवरी रात 8 बजे ये पूरा ग्रुप डिसाइड करता है और जुनको की बॉडी को लेके कोतोकावासाकु नाम की जगह पे जाता है, जहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और ये लोग बहुत ही चालाकी से उस ड्रम को वहाँ ड्रॉप कराते हैं। फिर ये चारों वहाँ से निकल जाते हैं। 1989 के स्टार्टिंग में पुलिस अगोरा और मियानो को अरेस्ट करती है क्योंकि उन्होंने दिसंबर 1988 में एक लड़की को उठाया था जो कि सिर्फ 19 साल की थी और उसका गैंग रेप किया था। लेकिन वो जुनको नहीं थी, वो एक और ही लड़की थी। क्या आप सोच सकते हो कितने खतरनाक होंगे ये लोग? और सिर्फ यही नहीं, आज इससे भी ज्यादा बुरे दरिंदे भरे हैं हमारी इस दुनिया में। पुलिस जिस केस के लिए उन्हें उठाती है वो बिल्कुल एक अलग केस था। पुलिस को अभी जुनको के साथ जो हुआ उसकी बिल्कुल भी भनक नहीं थी, लेकिन इन चारों को शक था और ये चारों बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि शायद इन्हें जो अरेस्ट किया गया है वो जुनको के लिए किया गया है और पुलिस को उस चीज़ का पता चल चुका है। जब पुलिस मियानो को इंटेरोगेट करती है तो मियानो को लगता है कि शायद ओगोरा ने पहले ही सब कुछ बता दिया है और उसने जुनको की बॉडी का पता भी दे दिया है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि पुलिस को अभी जुनको की बॉडी का, जुनको के साथ हुई हरकत का कोई भी आइडिया नहीं है। मियानो पुलिस को जुनको की बॉडी का पता बता देता और उसने जो जो किया है वो बता देता है। पुलिस बिल्कुल शॉक में हो जाती है क्योंकि पुलिस जिस केस की इंटेरोगेशन कर रही थी वो बिल्कुल एक अलग केस था। 29 मार्च को पुलिस ड्रम ढूंढ लेती है और फिंगरप्रिंट की मदद से उसे बाकी सब आरोपियों का भी पता चल जाता है। मिनातो वतनाबे, मिनातो का भाई नकुमारा और यहारा, इन सबको अरेस्ट कर लेती है। जब मीडिया को ये बात पता लगी तो कोर्ट ने उनकी आइडेंटिटी को सील कर दिया बिकॉज वो सारे टीनेजर्स थे। फिर उनके आइडेंटिटी को रिवील किया एक जर्नलिस्ट ने जिसका नाम था शुकान बंशन। ये एक जर्नलिस्ट थे जिन्होंने इन सब की आइडेंटिटी को रिवील किया था और पूरी दुनिया के सामने ये घिनौना सच लेकर आए थे। और बाद में एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बोला कि इतना घिनौना और इतना घटिया क्राइम करने के बाद उन्हें कोई अधिकार नहीं है कि उनकी पहचान को दुनिया से छुपाया जाए, जस्ट बिकॉज वो टीनेजर्स हैं।
जुलाई 99 में इन सबको दोषी पाया गया और टोक्यो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उन्हें सेक्सुअल असॉल्ट, रेप, मर्डर, किडनैपिंग और टॉर्चर करने के जुर्म में सजा भी दी। चारों ने सजा से बचने के लिए जुलाई 1991 में अपील की, पर टोक्यो हाई कोर्ट ने उनकी सजा और बढ़ा दी। हिरोशी मियानो को पहले 17 साल की जेल हुई, बाद में उसकी सजा को बढ़ा के 20 साल कर दिया। जापान में उम्र कैद से पहले दी जाने वाली ये सबसे लंबी सजा है, जबकि प्रोसिक्यूशन ने उम्र कैद की सजा मांगी थी इन सब के लिए। मियानो के पेरेंट्स ने जुनको को 50 मिलियन येन देने का डिसीजन लिया और बाद में इनसे रिक्वेस्ट की कि वो उनकी सजा कम करवाने के लिए अपील करें। कोर्ट के ऑर्डर पे हुई साइकोलॉजिक एवेल्युएशन में पता चला कि मियानो को लर्निंग डिसेबिलिटी थी, जो उसके दिमाग पे असर नहीं करती थी, लेकिन उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा देरी करती थी। 2009 में जेल से रिलीज होने के बाद मियानो ने अपना नाम बदल के योकोयामा रख लिया। कहते हैं वो जब बाहर आया था तो सब में अपनी करतूत के बारे में बहुत ही फक्र से बताता था। योकोयामा यानी कि मियानो को 2013 में बैंक फ्रॉड और स्कैम कॉल्स के शक में गिरफ्तार करा गया, लेकिन तब वो बिल्कुल चुप रहा और उस पर कोई चार्जेस नहीं लगे। ओगरा को ज़्यादा नहीं 5 से 10 साल की सज़ा दी गई और 1999 में उसने अपना नाम ओगोरा से बदल के कामिसाकू रख लिया। उसके बाद वो एक IIT में जॉब करने लगा। फिर बाद में उसने शादी भी कर ली, लेकिन उसकी शादी कुछ खास चली नहीं, तो वो साइतामा अपनी माँ के घर वापस आ गया। फिर उसने जॉब छोड़ के वापस याकुजा गैंग को ज्वाइन कर लिया। 2004 में कामिसाकू यानी ओगोरा को एक नॉन पे हमला करने के लिए फिर से गिरफ्तार किया गया। 2009 में रिलीज होने के बाद वो एक योजना पे काम कर रहा था और साइतामा वहीं अपनी माँ के घर रहता था। 16 जुलाई 2022 को 51 साल की उम्र में उसकी मौत हो जाती है। मौत का कारण एक एक्सीडेंट था। वो अपनी मेंटल डिसेबिलिटी की दवाई ले रहा था और जब उसका पैर फिसला तो उसका फेस एक बॉल और टॉयलेट सीट में जाके फंस गया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। शिंजी मिनातो को 5 से 6 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद उसकी सज़ा को बढ़ा के 5 से 9 साल कर दिया। 1998 में वो अपनी माँ के साथ रहने लगा, लेकिन 2018 में जब वो बिल्कुल बेरोजगार था तब उसे एक मर्डर के केस में दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि एक पार्किंग की लड़ाई में उसने एक 32 साल के आदमी के मेटल रॉड दे मारी। इसी वजह से उसे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 में मिनातो को 1 साल 6 महीने की सजा मिली, लेकिन बाद में उसे 3 साल के प्रोबेशन के साथ जल्दी सस्पेंड कर दिया गया। यशुशी को पहले 3 से 4 साल की सजा मिली, लेकिन उसके बाद उसकी सजा को बढ़ा के 5 से 6 साल कर दिया गया। उसने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन 1992 में उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया। 1996 में वो रिलीज हो गया और बाद में अपनी माँ के साथ एक फ्लैट में रहने लगा। 2005 में उसे न्यूरोडेजनरेटिव नाम की एक बीमारी हो गई, जिसमें आपके दिमाग की नर्व्स धीरे धीरे खराब होने लग जाती हैं। आपका दिमाग सोचना, मैसेज पहुंचाना बॉडी को बंद कर देता है। उसके पास इलाज के पैसे नहीं थे, तो मई 2021 में 49 की एज में उसकी मौत हो गई। तेत्सुया नाकामारा और कोची हारा ये दो वो सब्जेक्ट हैं जिन्हें कोर्ट ने E और F के नाम से जाना था। ये लोग जुनको फुरुता की रेप में तो शामिल थे, लेकिन मर्डर से बहुत दूर थे, इसलिए इन्हें अंडर 18 की वजह से 2000 में रिलीज कर दिया गया। जब ये केस मीडिया में आया तो पुलिस को बहुत सारे लेटर्स, कॉल्स मिलने लगे कि दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दी जाए। सिर्फ 5-6 साल की सज़ा बहुत नहीं है। 1988 नगोया कपल मर्डर केस, जिसे जुनको के केस से कंपेयर किया जाता था। नगोया कपल मर्डर केस के जो 2 सस्पेक्ट थे, उसमें से एक टीनेजर था और एक +18। जो +18 था वो सिर्फ 19 साल का था, उसे फांसी की सज़ा दी गई, और जो टीनेजर था उसे उम्र कैद की सज़ा दी गई। लेकिन बाद में उसकी फांसी की सज़ा को बदलकर उम्र कैद की सज़ा कर दी गई। तो लोगों का यही बोलना था कि इन सस्पेक्ट्स को 5 से 6 साल की सज़ा क्यों? नायोन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हिरोशी त्वारा ने कहा कि सज़ा में फ़र्क का रीज़न विक्टिम की संख्या है। नगोया केस में 2 विक्टिम थे और फुरुता में 1। नागायामा स्टैंडर्ड के हिसाब से जापान में डेथ पेनाल्टी तब नहीं दी जाती जब विक्टिम की संख्या 1 हो। प्रोफेसर त्वारा ने भी यही कहा कि उन कपल्स के केस में प्लानिंग बिल्कुल साफ पहले से ही दिख रही थी, लेकिन फुरुता के केस में मर्डर का इंटेंट पहले से क्लियर नहीं था। फुरुता का अंतिम संस्कार 2 अप्रैल 1989 को किया गया, जिसमें उसके सारे फ्रेंड्स, उसके स्कूल के और उसकी पूरी रिलेटिव्स, उसकी फैमिली सब शामिल थे। और उसके दोस्तों ने उसके लिए एक लेटर भी लिखा था, जिसे मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ। उस लेटर में लिखा था, जुनचन वेलकम बैक। हमें कभी नहीं लगा था कि हम तुमसे इस तरह मिलेंगे। तुमने बहुत जुल्म सहा,
तुमने बहुत कुछ झेला, मुझे खुद पर गुस्सा है कि मैंने अनजान रहकर नॉर्मल जिंदगी जीती रही। तुम हमेशा बहुत जेंटल और चीयरफुल थी जुनशेन। कल्चरल फेस्टिवल के लिए जो हप्पी तुमने बनाया था वो तुम पर बहुत अच्छा लग रहा था। मैं कभी नहीं भूलूंगी, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि तुम्हारी मौत बेकार जाए। जब हम बड़े होंगे हम एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करेंगे जहां एक ऐसे बुरे क्राइम्स ना हो। हम अपना बेस्ट देंगे, तुम्हें हमेशा याद रखते हुए। प्रिंसिपल भी तुम्हारा डिप्लोमा लेकर आए थे। इस वजह से हम क्लास 3-8 के सब 47 स्टूडेंट ग्रेजुएट हो पाए। जुनचैन, अब कोई दर्द या तकलीफ नहीं, आराम से रेस्ट करो। अलविदा जुनचैन। उसको उसके फ्रेंड्स जुनचैन कह के बुलाते थे। उता के फ्यूचर्स एम्प्लॉय ने उसकी माँ को वो यूनिफॉर्म दी वो जो अपनी जॉब पे पहन के जाने वाली थी। बाद में उसके पेरेंट्स को उसका ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी दिया गया। ये केस तो कितना पुराना है, लेकिन आज भी ये दरिंदगी ख़त्म नहीं हुई है। ये ज़्यादा बढ़ गई है। अब तो 1 साल 6 महीने 2 महीने बूढ़ी जवान किसी को नहीं देखते, सिर्फ एक ही चीज़ होती है, हवस, जिसकी वजह से उन्हें अपना शिकार बनाया जाता है। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना घट रही है या घट चुकी है तो प्लीज़ हमें मैसेज करें और उसकी स्टोरी बताएं। हम आपकी स्टोरी को सबके सामने ज़रूर लेकर आएंगे। इस पूरी कहानी के ऊपर एक मूवी भी बनी है, कॉन्क्रीट, जिसे 3 जुलाई 2004 में रिलीज़ किया गया। ये पूरी मूवी जापानीज़ लैंग्वेज में, अगर आपको ये देखनी है तो आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आगे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे केस हैं जो दबे के दबे रह जाते हैं। जहाँ पे उनको की बॉडी को जलाया था और वो उस ड्रम को फेंका था, वहाँ पे अब एक कंस्ट्रक्शन साइट कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ मैं मिलूंगी अब आपको किसी और कहानी के साथ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।